मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं उसी चैप्टर 13 का ये मैं वाइड यूवी फाइल यानी इसी के चैप्टर का इन्फेक्शियस डिजीज और साइज ऑफ सम बैक्टीरिया एंड नेम ऑफ डिजीज विच इज फॉर द बैक्टीरिया। तो पहले मैं बता रहा हूं एक में जो सार्स बैक्टीरिया है, सार्स बैक्टीरिया, इसका जो साइज होता है वो 500 नैनोमीटर होता है, 500 नैनोमीटर। अब ये 500 नैनोमीटर जो होता है वो हाफ ऑफ 1 माइक्रोमीटर यानी 1 माइक्रोमीटर का आधा होता है, और 1 माइक्रोमीटर जो होता है 1 ml का पार्ट होता है 1000 पार्ट ऑफ 1 ml। इसी प्रकार से स्टेफाइलोकोकाई ये दूसरा बैक्टीरिया है, इसका साइज होता है 5 माइक्रोमीटर। अब ये कॉज ऑफ सीरम यानी मुंह से निकलने का कारण होता है। ये बैक्टीरिया जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो हम जो है मुंह से यानी हमारी त्वचा के नीचे ये वैक्सीन मटेरियल या वैक्सीन सब्सटेंसेस होता है, वो त्वचा पर पाए जाने वाले छिद्रों पोर होते हैं उनसे बाहर निकल आता है और ये मुंह से रोग का कारण है। तीसरा एक प्रोटोजोआ वर्ग में आता है ट्रिपैनोसोमा, गैम्बिलस होता है वैसे ये ट्रिपैनोसोमा की किताब में दिया हुआ है उसके आधार पर लिख रहा हूं। ये प्रोटोजोआ वर्ग में आता है और ये स्लीपिंग सिकनेस यानी अनिद्रा रोग, अनिद्रा रोग का कारण है। उसके जीवाणु का नाम, उसके बैक्टीरिया का नाम बताओ अगर कुछ उनसे पूछे। वैसे ट्रिपैनोसोमा गैम्बिलस होता है, यहाँ केवल तुम्हारी किताब में ट्रिपैनोसोमा नाम दिया हुआ है, तो उसके आधार पर ही मैंने समझाया है। एक आता है लेशमानिया, ये भी बैक्टीरिया है। लेशमानिया ये काला जार जो बुखार होता है वो काला जार बीमारी का कारण है। कौन सा है? काला जार। एक आता है राउंड वर्म यानी राउंड वर्म का मतलब होता है गोल कृमि। कृमि के रोग ये संक्रमण करते हैं ज्यादातर हमारी आंत में, इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में संक्रमण करते हैं। तो ये राउंड वर्म जितने भी होते हैं इसमें आता है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस। ये कृमि जो होता है वो आंत्रकृमि संक्रमण के लिए जाना जाता है, यानी छोटों आंतों में यानी कहना चाहिए इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन यानी आंतों का संक्रमण होता है। तो इसमें मैंने रोग ऐसे तो कई एक बताए थे, लेकिन यहाँ तुम्हारी किताब के हिसाब से हाथी पांव या फील पांव जिसे एलिफेंटाइटिस कहते हैं, एलिफेंटाइटिस ये फील पांव रोग हो जाता है, यानी पैर जो है हाथी की तरह सूख जाते हैं, इतने मोटे हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? ये एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस है। ये आंतों के संक्रमण यानी छोटी आंत का संक्रमण फैलाते हैं। अब पर्टिकुलर वैक्सीन यानी टीकों का, वैक्सीन टीकों का विवरण, ये विवरण
ये एक जगह मैंने वैक्सीन लिख दिया है बी वैक्सीन। अब पहली वैक्सीन जो है तुम्हारे कोर्स में ये 5 वैक्सीन दी हुई हैं, ये कौन कौन से कहां पर काम आती है वो मैंने नाम लिख दिया है। जैसे स्मॉल पॉक्स, चेचक निकल आती है हमें, तो चेचक निकल आने पर हमें चेचक रोग को दूर करने के लिए जो वैक्सीन दी जाती है वो मतलब किसको देंगे हम, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन कहलाती है। यानी चेचक का टीका चेचक से बचने के लिए लगाया जाता है। किसका टीका? चेचक। चेचक एक बीमारी है, चेचक का टीका। तुम्हारी किताब में पीछे एक पर्टिकुलर डॉक्टर एडवर्ड जेनर का नाम दिया हुआ है, डॉक्टर एडवर्ड जेनर। तो इनकी एक स्टोरी दी हुई है, एक बायोग्राफी दी हुई है, वो पढ़ लेना किस प्रकार से ये स्मॉल पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार हुआ, किस तरह से किया उन्होंने। मैंने केवल ये टीकों का विवरण लिखा है। तो ये स्मॉल पॉक्स यानी चेचक का टीका यानी चेचक रोग को दूर करने के लिए ये टीका लगाया जाता है। टाइफाइड वैक्सीन है ये, ये कॉलेरा वैक्सीन है, कॉलेरा वैक्सीन है, वो कॉलेरा है, अवसाद है, इन रोगों को दूर करने के लिए ये रोग टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार से टाइफाइड वैक्सीन आती है, ये जो है टाइफाइड यानी इसे म्यादी बुखार या म्यादी ज्वर इसको दूर करने के लिए एक टाइफाइड की वैक्सीन लगाई जाती है। एक पोलियो की वैक्सीन आती है। तो पोलियो का ध्यान रखना, इसमें एक नाम आ जाता है, किसका नाम आ जाता है? ये जो बच्चों में अपंगता को दूर करने के लिए यानी हैंडीकैप हो जाता है बच्चा, अपंगता को दूर करने के लिए ये इस टीके का आविष्कार जो है साप और साबिन ने किया था। साप एवं साबिन, अगर ये पूछ ले इस टीके का आविष्कार किसने किया था? साप और साबिन ने जो है पोलियो ड्रॉप्स, या मैंने एक आगे शब्द लिख दिया है OPV, इसका नाम ध्यान रखना, ओरल पोलियो वैक्सीन। ये OPV का पूरा नाम है, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब इसे ओरल पोलियो वैक्सीन या OPV क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दवा जो है मुख से पिलाई जाती है। ओरल का मतलब होता है मुख, तो मुख से पीने वाली दवा का आविष्कार जो है साप और साबिन ने किया था। और ये हैंडीकैप जो बच्चे अपंग हो जाते हैं, इसका कारण क्या है? जब ये वायरस अटैक करता है, इसका पोलियो वायरस का नाम है, तो माता पिता तो ये समझते हैं बुखार आ गया है, हाथ पैर शून्य हो जाते हैं यानी वर्कलेस हो जाते हैं और बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहता है बालक। लेकिन जब बुखार उतरता है तो उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो ये कारण है अपंगता का। नेक्स्ट वैक्सीन आती है BCG वैक्सीन। ये BCG वैक्सीन जो दी जाती है, अभी भी तुम्हें मतलब जो है कौन सा महामारी चल रही है, ये अभी जो रोग चल रहा है घातक रोग जिस समय कोरोना, उसमें भी ये दवाई दी है, लेकिन कुछ परसेंट का काम किया है उस दवाई ने, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो BCG की वैक्सीन जो दी जाती है, इसका नाम है बैसिलस कैलमाइटी-ऑब्रीन। यानी ये BCG में 3 तरह के मतलब आते हैं। बैसिलस यानी क्षय रोग, बैसिलस
माइटी और ये गुरी। ये बीसीजी का पूरा नाम है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, बीसीजी का पूरा नाम या ओपीवी का पूरा नाम लिखो। तो बैसिलस कैल्माइटी यानी ये जो है किसमें काम आता है, क्षय रोग, जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं या टीबी, जनरली भाषा में कह देते हैं टीबी, और तपेदिक राग अक्षमा रोग, तपेदिक, तो उसमें ये दी जाती है। ये ध्यान रखना, बीसीजी का पूरा नाम, ये मैंने नाम लिख दिए हैं। डीपीटी का मतलब पूरा नाम है, यहाँ ये गलत लिखा है, ये क्या आएगा यहाँ पर डीपीटी। एक वैक्सीन होती है डीपीटी की, अलग से और लिखे दे रहा हूं, डीपीटी। डीपीटी डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, यानी लिखा हुआ है यहाँ, ये डिप्थीरिया एक whooping कफ यानी सूखी खांसी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, सूखी खांसी। काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सूखी खांसी ज्यादा सही है। तो डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, डीपीटी के टीके में क्या है, डिप्थीरिया। और दूसरा पी का मतलब होता है पर्टुसिस, पर्टुसिस। और एक है टिटेनस, यानी कोई पुराने लोग जंग लगे लोहे की अगर हमें कोई चोट लग जाती है या घाव हो जाता है तो बहुत टिटनेस रोग हो जाता है, और इसका बैसिलस टिटेनाई, इसके ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है। तो बैसिलस टिटेनाई नाम का रोगाणु या प्रोटोजोआ जो है वो इस रोग को फैलाता है। तो ये डीपीटी का पूरा नाम लिख दिया। वैसे एक टीका और है, उसे कहते हैं एमएमआर। एमएमआर का मतलब होता है मजल्स, मम्प्स और रूबेला। मिजल्स ये लिखा हुआ है, मिजल्स, एक है मम्प्स और एक है इसका रूबेला। ये तीन टीके एमएमआर का मतलब क्या हुआ, मिजल्स, मम्प्स और रूबेला। इसका नाम भी पूरा ध्यान में रखना। तो मतलब ये जो है ये कुछ टीकों के बारे में मैंने लिखा था, तो इसका मतलब ध्यान तुम्हें रखना है। अब नेक्स्ट इसी का पॉइंट आता है अंग विशिष्ट तथा ऊतक विशिष्ट अभिव्यक्ति, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। अब इसमें क्या होता है कि अभिव्यक्ति का मतलब क्या हुआ, पहले ये समझो। रोग उत्पन्न करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं, कल भी बताई थी बात कि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है विभिन्न रास्तों के द्वारा या विभिन्न साधनों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो शरीर के अंग ऊतक आदि में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है, आधारभूत इकाई क्या है, कोशिका। और कोशिका जो समान कार्य करने वाली कोशिका होती हैं, समान संरचना वाली कोशिकाएं होती हैं, वो मतलब क्या करती हैं, ऊतक बनाती हैं। यानी समान संरचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो जब किसी भी रोग का रोगाणु जो है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो या तो हमारे किसमें जाएगा, ऊतकों में जाता है, क्योंकि ऊतक भी कोशिका से ही मिलकर के बने होते हैं। अब जिस ऊतक में ये जाएगा, यानी जिस कोशिका में ये जाएगा वहीं पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है डिफरेंट स्पीसीज जो है वो शरीर के डिफरेंट पार्ट में डेवलप होती हैं। यानी कहना चाहिए सूक्ष्म जीव की जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं वो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होती हैं। अगर मान लो ये पहले भी बता चुका हूं, पर यहां ये बता रहा हूं कि वे हवा के द्वारा नाक में प्रवेश करते हैं
श्वसन क्रिया जो करते हैं या तो नाक से करते हैं, नोज यानी नॉस्ट्रिल होते हैं, नॉस्ट्रिल दो होते हैं ना, नॉस्ट्रिल, और एक माउथ। अगर ये नाक के द्वारा जाते हैं या मुख के द्वारा जाते हैं, अगर माउथ के द्वारा ये बैक्टीरिया हमें प्रवेश करते हैं तो वो कहाँ रहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल में रहेंगे। और ये इन्फेक्शन किस पर करेंगे, लंग्स यानी कि फेफड़ों पर प्रभाव डालेंगे। किस पर प्रभाव डालेंगे, फेफड़ों पर। तो ये एलिमेंट्री, ये नाक से गए और ये मुंह से गए, तो नाक से जो जाएंगे जीवाणु वो फेफड़ों पर असर डालेंगे, तो टीबी का रोग हमें उत्पन्न हो सकता है। और अगर ये हमारे मुख के द्वारा जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, आहार नाल में। तो आहार नाल से मतलब है भोजन को पचाने वाली नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। तो वो टाइफाइड के बैक्टीरिया हैं, ये मतलब किसके द्वारा ही जाएंगे, मुख के द्वारा। तो ये एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में रहेंगे। अगर वे यकृत में जाएंगे, हमारे लीवर में पहुंच गए बैक्टीरिया, कहां पहुंच जाएंगे, लीवर यानी कि यकृत में पहुंच गए, तो हेपेटाइटिस, ये बीमारी उत्पन्न कर देंगे, यानी ये पीलिया रोग से संबंधित हैं। हेपेटाइटिस की कई क्वालिटी है, ए बी सी, यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो अगर ये जीवाणु जो है, अब अंग कौन सा इफेक्ट होगा यहाँ, अगर यकृत में पहुंच जाते हैं, क्यों आहार नाल में पहुंच गए तो यकृत में भी जा सकते हैं, तो वहां पर जो है वो पीलिया रोग का कारण बनेगा। लेकिन मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे HIV वायरस है, वो किसके द्वारा, जब हम इंटरकोर्स करते हैं किसी बीमार व्यक्ति के साथ, तो HIV वायरस जो है लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। HIV वायरस अब जो है वो कैसे करेगा, HIV वायरस लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करेगा, लैंगिक अंगों के द्वारा। लैंगिक अंग कौन से हैं, नर जन्नांग अलग है, मादा जन्नांग अलग है, तो उन्हीं अंगों के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करेगा। अगर मान लो लसका ग्रंथियों में फैलता है तो मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं, मच्छर के काटने से होता है ना। अगर मान लो ये तो लैंगिक साधन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन अगर मलेरिया रोग होता है तो लसका ग्रंथियां पाई जाती हैं हमारे, लसका भाव, ये ब्लड सर्कुलेशन में काम आता है। तो ये हम कौन से रोग से पीड़ित हो सकते हैं, मलेरिया रोग से। मलेरिया यानी हालांकि इसके जो सोर्स है वो कौन है, मच्छर है। तो लसका ग्रंथियों में, लसका भाग का मतलब है लसका ग्रंथियां, ये शरीर में ही होती हैं, कई ग्रंथियां हैं, उनमें एक ग्रंथि लसका ग्रंथि भी है। तो मलेरिया को जो उत्पन्न करने वाले जो है वो किससे फैलते हैं, मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं और लास्ट में यकृत में पहुंच जाते हैं। उसके बाद कहां आते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं में, यानी कहां पर आएंगे, पहले यकृत में जाएंगे और यकृत से कहां पर आ जाएंगे, लाल रुधिर कणिकाओं यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स या रेड ब्लड सेल, यानी लाल रुधिर कोशिकाओं में वो आ जाएंगे। इसी प्रकार से जापानी मस्तिष्क ज्वर होता है, एक हेड फीवर होता है जापानी, ज्वर उत्पन्न करने वाले वायरस भी मच्छर के काटने से ही शरीर में पहुंचते हैं और यह मस्तिष्क को यानी हमारे हेड रीजन को ये इन्फेक्टेड कर देंगे। अब मेन कहने का कारण यही है कि हमारा शरीर जो है विभिन्न कोशिकाओं या ऊतकों से बना हुआ है और कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। तो जिस ऊतक अथवा अंग पर सूक्ष्म जीव यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करते हैं, रोग के
के लक्षण तथा जो सिंबल साइन है उसी पर निर्भर करते हैं। जैसे यदि हमारे लंग्स पर अटैक होता है तब हमें लक्षण क्या आएगा, खांसी या कम सांस आना, यानी सांस की दर कम हो जाना, जो अभी कोरोना में भी चल रही है। तो ये कहा था फेफड़ों पे अगर आक्रमण होता है तो हमें खांसी के साइन सिंबल दिखाई देंगे या सांस कम आने की शिकायत होगी। अगर हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क पर अटैक होता है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तब हमें क्या होता है, हेडेक यानी सिरदर्द, वॉमिटिंग यानी उल्टी आना, चक्कर अथवा अनकॉन्शियसनेस यानी बेहोशी आना की शिकायत होती है। कब? जब मस्तिष्क पे इन सूक्ष्म जीवाणुओं का अटैक होता है। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए, अगर ये ज्ञात हो जाए कौन से ऊतक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है, मतलब जो भी रोगाणु या जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रवेश कर गए हैं, उससे ये मालूम पड़ जाए हमें कि कौन से टिश्यू पर या कौन से ऑर्गन पर अटैक हुआ है उस रोगाणु का, और उसका कार्य क्या है, उसके सिंबल क्या है तथा उसके कैरेक्टरिस्टिक और लक्षण क्या है, तो उसका हमें अंदाज हो जाता है। यानी ज्यादातर जो संक्रामक रोगों के जो नॉर्मली इफेक्ट होते हैं, यानी अधिकांश संक्रामक रोगों के जो भी मतलब प्रभाव पर ही निर्भर होता है। यानी हमें कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, किस अंग पर इन्फेक्शन हुआ है, उस अंग पर उस अटैक रोगाणु के अटैक का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पता चलता है। तो अधिकांश जो संक्रामक रोगों के सामान्य प्रभाव जो होते हैं इसी बात पर निर्भर करते हैं कि संक्रमण से यानी इन्फेक्शन से शरीर का हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है यानी जो प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो क्रियाशील हो जाए। अब इससे क्या होता है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है यानी एक्टिव इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवियों के लिए मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना देता है। कैसे? जैसे मान लो हमारे ये कोई ऑर्गन है, यहाँ पर उस रोगाणु का अटैक हुआ तो इसके चारों ओर इन को जो रोगाणु प्रवेश किया था तो इस अंग के चारों ओर प्रतिरक्षी कोशिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। कोशिकाएं क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। तो जिस अंग पर प्रभाव पड़ता है यानी जो अंग इफेक्ट होता है उस अंग के चारों ओर जो है कुछ हमारे प्रतिरक्षी तंत्र जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर के ही मतलब उनको मारने के लिए सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होंगे यहाँ, मतलब जो बैक्टीरिया हमारे अंदर या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर प्रवेश कर गए हैं उन्हीं को मारने के लिए एक सेल्स या कोशिका बना देता है। और नई कोशिकाओं के बनने के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, शोथ। ये शब्द का ध्यान रखना, यानी यहां पर कोई भी ये हमारा यकृत है, अब ये यकृत में हमारे रोगाणु कोई प्रवेश कर गए, कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया तो इस अंग के रोगाणुओं को मारने के लिए इसी के चारों ओर कोशिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार से नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया क्या कहलाती है, शोथ कहलाती है। ये बहुत ध्यान रखना, नई कोशिकाएं जो बनेगी उनका जो निर्माण होगा वो क्रिया क्या कहलाएगी, शोथ कहलाता है। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है एक लोकल इफेक्ट यानी स्थानीय प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या होता है,
दर्द का होना या पेट का फूलना। और सामान्य प्रभाव जो है, जनरल इफेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बुखार का आना। अब देखो इसी में है, इसमें अंग विशिष्ट या ऊतक विशिष्ट जो अभिव्यक्ति होती है। अब ये हम कुछ केसेस में ये देखते हैं कि संक्रमण के विशिष्ट ऊतक अति सामान्य प्रभाव को लक्षित करते हैं। यानी कुछ केसेस में हम ये देखते हैं कि जो हमें इन्फेक्शन हुआ है उसके जो है स्पेसिफिक टिश्यू जो होते हैं वो अति सामान्य प्रभाव को दिखाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लें HIV संक्रमण में वायरस जो है प्रतिरक्षा तंत्र में आते हैं। किसमें आते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। ये किसके वायरस, HIV, यानी खतरनाक रोग है। इसमें प्रतिरक्षा तंत्र, इसके जो भी वायरस होंगे, वो वायरस इसमें आएंगे इम्यूनिटी सिस्टम में, यानी प्रतिरक्षा तंत्र में प्रवेश करेंगे। अब ये प्रतिरक्षा तंत्र में जब प्रवेश करेंगे, इसीलिए कहते हैं कि एड्स में जो है वो हमारे प्रतिरक्षा शक्ति खत्म हो जाती है। यहाँ प्रतिरक्षा शक्ति खत्म होने का मतलब है कि अन्य रोग के रोगाणु हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र स्पष्ट हो जाता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र खत्म होने के कारण अनेक रोग के रोगाणु जो है वो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब इसमें मतलब क्या होता है, ये जब HIV का इन्फेक्शन होता है उसमें क्या होता है, वायरस कहां पर आएंगे, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में आ जाएंगे और उसके कार्य को नष्ट कर देते हैं। यहाँ एक शब्द इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, ये समझ लो क्या है। पहले तो प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, ये हम बाहर से भी प्राप्त करते हैं। इम्यूनिटी पावर, प्रतिरक्षा शक्ति। तो HIV के वायरस जो है, HIV के वायरस यानी एड्स रोग के जो जीवाणु वायरस होता है वो हमारे इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरक्षा शक्ति यानी प्रतिरक्षा तंत्र में प्रवेश करता है। हाँ, मैं बता रहा था प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम तंत्र। हाँ, मैं बता रहा था प्रतिरक्षा क्या है। शरीर में रोगाणुओं के पहुंचने से पहले ही उस रोग के प्रति रक्षा प्राप्त कर लेना ही प्रतिरक्षा कहलाता है। यानी हम बुखार गांव में चेचक फैल रही है, अगर हम पहले से ही चेचक का टीका लगवा लें तो चेचक रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त कर लेंगे। और ये काम कौन करेगा, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र होता है। वैसे तो हमें जन्मजात मिलती है, ये हेरिडिटी से मिलेगी, माता पिता से, और दूसरी हम टीकों के द्वारा यानी वैक्सीन के द्वारा यानी सुई लगवा करके प्राप्त करते हैं। तो HIV संक्रमण में क्या होता है, वायरस कहां पर आते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र में आते हैं और उसके कार्य को समाप्त यानी नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार HIV या एड्स एड्स से जो अफेक्टेड जो पर्सन होता है उसका शरीर जो है रोजाना छोटे छोटे संक्रमणों का यानी छोटे छोटे जो इन्फेक्शन होते हैं उसका मुकाबला नहीं कर पाता है। इसमें मतलब क्या है, जैसे हल्की खांसी जुकाम में भी है, निमोनिया भी हो सकता है, आहार नाल के संक्रमण से रुधिर युक्त प्रवाहित हो सकता है। अतः ये संक्रमण ही HIV एड्स के रोगी के मृत्यु का कारण बनते हैं। सीधी सी बात यहाँ पर यह है, अगर HIV के वायरस ने
रोगाणु भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे और हम उनका मुकाबला सावधानी से नहीं कर पाएंगे। तो कोरोना आजकल जो चल रहा है उसमें यही है, डॉक्टर भी कहता है, मतलब जो भी प्रधानमंत्री के भाषण आता है या किसी का आता है या आयुर्वेदिक दवाइयों वाले कहते हैं, बाबा रामदेव कहते हैं कि प्रतिरक्षा शक्ति को डेवलप करो। अगर हमारी प्रतिरक्षा शक्ति मजबूत है तो हम किसी भी प्रकार के अन्य रोग से पीड़ित नहीं हो सकते। अब ये ध्यान रखना कि रोग की तीव्रता की अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर रोगाणुओं की संख्या कम है प्रवेश करने वालों की, या वायरस की संख्या कम है प्रवेश करने वालों की, और एक ज्यादा है, तो ज्यादा वाला ज्यादा असर दिखाएगा और कम वाला कम असर दिखाएगा। अगर रोगाणु कम शरीर में प्रवेश किए हैं तो अभिव्यक्ति जो है वो कम व्यक्त होगी, और अगर ज्यादा वायरस प्रवेश कर जाते हैं या ज्यादा बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं तो रोग की अभिव्यक्ति जो है, मतलब मैनिफेस्टेशन जो है वो ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा, उतना ही तीव्र होगा। और उससे क्या होता है, अगर ज्यादा वायरस या बैक्टीरिया प्रवेश कर जाएंगे तो हमारे जीवन को भी खतरा हो सकता है। और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है या प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक फैक्टर है जो शरीर में सूक्ष्म जीवों की संख्या पर कंट्रोल करता है। यानी इम्यूनिटी पावर वह पावर है जो हमारे शरीर में प्रवेश किए हुए सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी संख्या पर कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट जो आगे बताऊंगा वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। एक तो उपचार के नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, और एक और बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। दो बातें